नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हम सवाल नंबर आपको 3 से बताएंगे। इसके पहले सवाल नंबर हम 2 तक पूरा का पूरा बता चुके हैं। ठीक है, इसमें 3 के अथवा भाग सहित हम आपको बताएंगे, 4 भी बताएंगे, 5 भी बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें और आगे के और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को लाइक भी कर देना यदि पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों को हल करना। ठीक है, पूरे का पूरा अब हम मॉडल पेपर और सॉल्यूशन अनसॉल्व पेपर सब कुछ हल करवा रहे हैं। ठीक है, और रेगुलर वीडियोज आते रहेंगे। आपकी कोई भी कमेंट हो, क्वेरीज हो, उनका भी सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हल करना। तो देखो, तीसरा सवाल जो है वो यहाँ पर क्या कहता है। कहता है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ऐसा सवाल जब भी आ जाए तो हमें सबसे पहले क्या मानना होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हल। हल में देखो 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की जब भी संख्या है तो हम मानेंगे माना दहाई का अंक बराबर दहाई का अंक बराबर x। ठीक है, और इकाई का अंक बराबर इकाई का अंक बराबर y। इस तरीके से मानेंगे। जब ये मान लिया तो 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, तो वो भी लिखेंगे 2 अंकों की संख्या बराबर ये हमेशा 10x प्लस वाई बनेगी जाकर के। ठीक, अब अंकों को उलटने पर क्या बनेगी, अंकों के उलटने पर प्राप्त नई संख्या वो क्या होगी, ये भी यहीं लिख देते हैं बराबर ये हो जाएगी x प्लस का 10y। ठीक, यहाँ ध्यान रखना केवल अंक उल्टे हैं। जैसे 10 यहाँ था तो वो यहाँ आ गया, ये अब यहाँ 1 था तो 1 वो यहाँ आ गया। ये अंकों के क्रम को उलटने पर बनी प्राप्त संख्या है बस। अब देखो, अब सवाल को समझिए। सवाल क्या कहता है, कहता है कि 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर उन संख्या का योग 66 है। तो यही तो हमारी प्रथम शर्त हुई, तो लिख लेते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त यह क्या कहती है भाई, 2 अंकों की संख्या यानी x प्लस 10y, x प्लस का 10y, ओ सॉरी x प्लस 10y नहीं 10x प्लस का y प्लस ये x प्लस 10y यानी अंकों के क्रम को उलटने पर यानी x प्लस का 10y, ये टोटल कितने के बराबर है 66 के। तो देखो 10 एक 11, ये हो जाएगा 11x प्लस का ये 1 और 10 11y बराबर 66। तो 11 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 11 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा x प्लस का 5 बराबर 66। 11 को इसके बट्टे में भेज दो तो याद आएगा x प्लस का 5 बराबर 66 बटे 11। 11 कम 11, 11 छक्का 66। यानी ये जो पहला समीकरण हमारा बनेगा x प्लस का x प्लस वाई बराबर वो आ जाएगा 6। यही हो गया समीकरण 1। अब देखो द्वितीय शर्त क्या है, कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यानी ये द्वितीय शर्त है। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यानी ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर चलो हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो पहला समीकरण हमारा दे रखा है x प्लस का y बराबर 6 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 20। ठीक, यही तो है। अब यहां से हम क्या करें, अगर देखें y के गुणांक सीधे 20 नहीं है, सॉरी 2 है, ये 2 है। तो y के गुणांक सेम है
और चिन्ह असमान है तो ये सीधे जोड़ने पर क्या है, कट जाएगा। ठीक, तो हम लिख देते हैं जोड़ने पर, तो ये कट गए तो एक एक 2x हो गया, ये 2x बराबर 6 2 8। ठीक, तो यहाँ से x का मान हम निकाल लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 8/2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई 4। इतनी बात क्लियर। x का मान देखो 4 आ गए। अब ये जो x का मान है इसको समीकरण 1 में रखो चाहे रख दो 2 में, तो हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर दो में ना रख के हम चलो 1 में ही रख रहे हैं, 1 में रखने पर तो 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 6, तो x का मान 4 आया तो x के स्थान पर रख देंगे 4 प्लस का y बराबर ये है 6। तो यहाँ से 4 को इधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा y बराबर 6 माइनस का 4, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 2। तो अतः संख्या बराबर क्या होगी, अतः संख्या बराबर हमने क्या माना करा 10x प्लस वाई माने थे, तो 10x प्लस का y, तो यहाँ से 10 इंटू एक्स का मान निकल कर आया 4 प्लस का y का निकल कर आया 2, तो ये आ जाएगा 4 10 चौक 40 प्लस 2 यानी कि 42, यही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देख, अब इसका अथवा भाग देख लेते हैं। अथवा भाग में क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व नूरे की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सबसे पहला काम है। और कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरे की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरे और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो नूरे और सोनू की आयु पूछी है तो हम यही मान लेते हैं, माना नूरी, पहला नाम नूरी दिया है तो नूरी की आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं, और ये कैसी आयु है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लेते हैं। अब देखो क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व नूरे की आयु, तो 5 वर्ष की बात कर दी सीधे, तो 5 वर्ष वाली भी मान लेंगे। 5 वर्ष पूर्व, देखो यहाँ पर पूर्व या पहले का है तो बात होगी एक है। ठीक, पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, तो देखो पूर्व या पहले का है तो हम घटाते हैं, यानी वर्तमान में से तो x है तो x माइनस का 5 हो जाएगा वर्ष। ठीक ठीक, यही काम 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी देखेंगे, सोनू की आयु बराबर ये हो जाएगा y माइनस का 5 वर्ष। ठीक, अब देखो यहां से अब प्रथम शर्त शुरू होगी, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या कहती है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी कहाँ है, नूरी की आयु देखो x माइनस 5 वर्ष माने हैं तो ये आ जाएगा x माइनस का 5 और बराबर सोनू की कितनी है y माइनस का 5। क्या अब ये बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर है। तो अब देखो 3 गुनी कौन है, सोनू की 3 गुनी थी, यानी गुनी गुना किसके साथ लगा है, सोनू की आयु के साथ लगा है, तो सोनू में 3 का गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा x माइनस का 5 बराबर 3y
माइनस 53 15, 3y को इधर ले आओ तो x माइनस का 3y बराबर 5 को इधर भेज दो तो माइनस का 15 और 5 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 5। तो ये x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 समीकरण पहला बन गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्त क्या कहती है, कर 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात की भी आयु निकालेंगे। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु, तो मतलब वर्तमान में जब पश्चात या बाद कह दे तो जोड़ेंगे। तो अभी जैसे x थी तो ये हो जाएगी x प्लस का 10 वर्ष, ठीक। और 10 वर्ष पश्चात, पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर ये हो जाएगा y प्लस का 10 वर्ष, ठीक। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या कहती है, द्वितीय शर्त कह रही है पश्चात सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यही तो कहा है। तो नूरी की आयु है x प्लस 10 वर्ष, तो ये x प्लस 10 बराबर हो जाएगा y प्लस 10। अब गुने गुना किसके साथ लगा, इसी के साथ लगा है तो इसकी कह रहा दो गुनी हो जाएगी, दो गुनी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये 2 लिखा है, ठीक। तो यहाँ हम 2 का गुणा कराएंगे तो अंदर 2 गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस का 10 बराबर 2y प्लस 2 दहम 20, 2y को इधर ले आओ तो x माइनस का 2y बराबर 10 को इधर भेज दो तो 20 माइनस का 10, ठीक। तो यहाँ से x माइनस 2y बराबर 10, 20 में 10 गए तो बचेगा 10, समीकरण हो गए 2। अब 1 और 2 को कर लेंगे हल, तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो देखो क्या होगा। पहला समीकरण है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और दूसरा ये निकल कर आया है x माइनस 2y बराबर ऐसे 10, ठीक। अब यहाँ देखो ये x के गुणांक जो है सेम है, बस चिन्ह असमान है, और जब भी असमान चिन्ह हो तो वो हमेशा घटाने पर कटते हैं, ठीक। वो हमेशा घटाने पर ही कटेंगे, तो यहाँ घटाने पर कटेंगे यानी चिन्ह क्या है बदल जाएंगे। तो ये जैसे यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये कट गए। अब देखो बचेगा कितना, 3 में 2 कट जाएगा, तो यहाँ से माइनस का y बचेगा, तो माइनस y बराबर, और ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा ये 20, ये माइनस माइनस सब कट जाएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 20, ये y का मान 20 आ गया। अब ये जो y का मान है इसको समीकरण तुम चलो 1 में रख दो, तो हम लिख लेते हैं y का मान समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर चलो रख देते हैं। तो समीकरण 1 है ये देखो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, तो यहाँ से x माइनस 3 इंटू वाई का मान आया 20, तो 20 बराबर माइनस का 10, तो यहाँ से x माइनस 60 बराबर माइनस का 10, 60 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस 10 और ये इधर प्लस का 60 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 50 वर्ष। तो अतः दोनों की आयु अब निकल आए, अतः हम लिख सकते हैं नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। अब अगला सवाल देखेंगे।
ये सवाल देखो क्या कहता है, कह रहा एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है कि एक हमें ये भवन दिया है, कहा है, कह रहा एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, यानी एक 8 मीटर ऊंचा भी ये भवन बना है। ठीक, ये भवन हो गया। अब देखो ये बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, यानी ये हो गया इसका शिखर। इसका यहां से जब देखा जा रहा है तो शिखर हो गया कि अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश, यानी ये 30 अंश हो गए और 45 अंश है, यानी यहाँ से जब वो यहाँ पर भी देख रहा है तल पर भी, तो यहाँ कोण बन रहा है 45 अंश का। ठीक, तो अवनमन कोण है तो हमें अवनमन बनाना पड़ेगा भाई। ठीक, तो अब ये वाला तो कोण जो है ये हो गया 30 अंश। अब ये वाला कोण, ये वाला हो गया पूरा का पूरा 45 अंश। ठीक, बात क्लियर। तो अवनमन कोण बन गए। अब नामकरण कर दो, इसको हम कहते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई कह देते हैं। अब चित्र बन गया, आधा काम तो हो गया। अब हम क्या करें, अब ये ऊंचाई हमें दे रखा है 8, यहां से यहां तक की, तो 8 इधर वाली भी हो जाएगी। अब ये पता नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ तक की। जब x इसको माना है तो x इसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज चल रहे हैं तो ये रेखाएं समांतर हैं, आभास करी जाती हैं। ठीक, अब इतना चित्र बन गया और ये दूरी पता नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं, इसको x माना है तो इसको मान लेते हैं y, और टोटल होगी को मान लेते हैं ये टोटल है h के बराबर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना जरूर। अब देखो इतना कर लिया, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज पहले हम ले रहे ये छोटा वाला ADE में। ठीक, चलो पहले ये ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में। ABC में क्या करते हैं, देखो हमें लंब के मान पता है, आधार के पता है, तो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो यहां से tan थीटा, अब देखो tan थीटा, थीटा का मान इस त्रिभुज में ABC में देखो 45 अंश है, तो हम थीटा के स्थान पर रखेंगे 45 बराबर लंब का मान देखो हो जाएगा 8 प्लस वाई, 8 प्लस का y, और अपान में आधार क्या x है, इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखो tan 45 का मान होता है 1, तो हम 1 रख देंगे बराबर 8 प्लस का x, ये है y अपान का x, तो x बराबर आ जाएगा 8 प्लस का y, इसको समीकरण 1 दे दिया। अब ले लेते हैं त्रिभुज ADE में। त्रिभुज ADE में, त्रिभुज AD में देखो इसमें भी लंब और आधार के मान पता है, तो इसमें भी tan लगा देंगे। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। ठीक, तो यहां से tan थीटा के स्थान पर अब 30 अंश आ गया, 30 रखेंगे बराबर लंब है y और आधार है x, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर y अपान x, x का इधर गुणा इसका इधर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर √3y, इतना आ गया, समीकरण आ गया 2। अब देखो जब भी
समीकरण के एक पक्ष बराबर हो, जैसे बायां पक्ष बराबर है तो आपस में दायां पक्ष भी हम बराबर लिख सकते हैं और ये नियम होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, 8 प्लस वाई बराबर हो जाएगा √3y। ये इतना बराबर हो जाएगा। अब जब बराबर हो गए तो अब क्या करें, y को इधर भेज देते हैं तो इधर बचेगा हमारा 8 बराबर √3y, और इधर से y इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का y। तो यहाँ से 8 बराबर, इससे y कॉमन मिल जाएगा तो y जिस समय कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस का 1। ठीक, इतना आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से सीधे y बराबर आ जाएगा 8/√3 माइनस 1। अब जब इतना आ गया, चाहे तो इसका हम अब परिमेयकरण करा देते हैं। तो लिख देंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर कर देते हैं भाई। तो देखो परिमेयकरण होता कैसे है, जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा y बराबर 8/√3 माइनस 1, ये तो लिख लिया। इनटू में करेंगे √3 प्लस का 1 अपान √3 प्लस का 1, ये तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का होगा। तो ये आ जाएगा y बराबर 8 इंटू √3 प्लस का 1 अपान में, देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र एक ये होता है हमारा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, एक में होता है a माइनस बी। तो वही यही रूप तो ये लिखा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो एक के स्थान पर √3 है तो √3 से अंडर रूट केवल हटेगा, माइनस बी के स्थान पर 1 है तो 1 का 1 है होता है। तो यहाँ से y स्क्वायर बराबर ये सीधे y बराबर आ जाएगा 8 इंटू √3 प्लस का 1 अपान में 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो ये y बराबर आ गया 4 इंटू √3 प्लस का ये 1। इतना हो गया। चलो इतना आ गया y बराबर। चाहो तो y का जो ये अंदर गुणा है मान गुणा करा देते हैं, तो गुणा करा देंगे। चलो तो y बराबर आ जाएगा 4√3 4√3 प्लस का ये 1, ठीक, नहीं 4। अब यहाँ से y बराबर चल रहा है 4 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 और प्लस का ये 4 है। तो 4 एकम 4 दूना 8, 4 का पहले 2 में 4 दूना 8, 4 3 12 और 4 7 28 1 29, और किन्नो और 4 एकम 4 1 4 2 6, तो ये आ गई 6.92 और प्लस का ये 4 है। तो इनको ऐड कर लेंगे तो आ जाए 6 4 10, तो 10.928 इतनी आ गई मीटर y की वैल्यू। अब ये y का मान ऐसा करो समीकरण 1 में रख दो। यहाँ हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। तो समीकरण 1 है क्या हमारा, एक है x बराबर 8 प्लस का y।
तो x बराबर आ जाएगा 8 प्लस का y का मान ये निकल कर आया 10.928। तो ये आ जाएगा x बराबर 18.928 मीटर। ठीक। तो हम कह सकते हैं बहुमंजिल भवन के बीच की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुमंजिल भवन ये हुआ हमारा। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये देखो, तो यहां से हो जाएगी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर ये हो जाएगा 8 प्लस का y। तो ये 8 प्लस y की वैल्यू आई 10.928। तो 10 8 18.928 ये हो जाएगी। और दो भवनों के बीच की दूरी यानी ये भी आ जाएगा दोनों भवनों, ये भी यही रहेगी 18.928। यही इसके आंसर हो गए। आशा है सवाल समझ में आया होगा। अब देखते हैं अथवा भाग इसी का, तो इसको भी लिखेंगे हल। कर भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है लगभग। ठीक। तो इसमें देखो क्या कहा है, एक भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मान लेते हैं ये 10 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया। ये इसकी दूरी हम दे देते हैं यहां से यहां तक की 10 मीटर। कह रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मान लेते हैं ये हो गया हमारा एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, ये हो गया 30 अंश। कर भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड लहराया गया है। तो एक ये मान लो ये एक हो गया भाई ध्वज दंड। ठीक। और कह रहा है ध्वज दंड लहराया गया है भवन के शिखर पर और P से ध्वज के शिखर का कोण 45 अंश है। यानी एक कोण जो ये वाला बन रहा है ना, ये वाला बन रहा है टोटल 45 अंश। ठीक। तो कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इसको हम मान लेते हैं h, ये h हो गया, ये यहां से यहां तक की, और ये दूरी x मान लेते हैं। अब त्रिभुज बन गया हमारा एक, इसको a दे देते हैं, इसको b दे देते हैं, इसको c दे देते हैं, इसको d कह देते हैं। तो अब हम पहले त्रिभुज ले लेंगे ये DBC में, त्रिभुज DBC में लगा देते हैं tan थीटा बराबर, सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो यहां से देखो इस DBC में कोण कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। तो ये आ जाएगा tan 30 बराबर, लंब इसमें केवल 10 है, आधार है x। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10 बटे x। x का इधर गुणा करा दो तो x बराबर आ जाएगा 10√3। तो √3 का मान रखने को कहा है तो x बराबर आ जाएगा 10 इंटू 1.732, ये मान रखने को कहा था। तो x बराबर एक अंक पर दशमलव इधर खिसक जाएगा तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर। ठीक। मीटर में बात चली है ना।
ये x का मान आ गया, यानी भवन के बीच की दूरी। अब कहा है ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब ये त्रिभुज ले लेंगे, ये ए बी सी पूरा वाला, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी देखो हमें लंब और आधार के मान पता है, तो वही tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो यहां से tan थीटा का मान है अब 45, नहीं हाँ 45 अंश वाले में 45 लंब हो जाएगा हमारा h प्लस का 10 अपान में 1 रहेगा। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर h प्लस का 10 अपान x, तो x का इधर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा h प्लस का 10, ठीक। तो यहाँ से हम h का मान निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस का 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अभी हमें पता चल चुकी है 17.32। तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 17.32 माइनस का 10, तो h बराबर आ जाएगा 17 में 10 घटा 2 बचे कितने, 7.32 मीटर। यही आंसर हो गए। तो हम लिख सकते हैं अतः दंड की लंबाई 7.32 मीटर, जो कि h माना था, h का मान तो यही आ गया, और भवनों के बीच की दूरी x माना था, x के मान 17.32 मीटर आ गया। यही आंसर हो गए। अब देखिए इस वीडियो में 5वां नंबर सवाल, और ये 6 नंबर वाले सवाल हैं। तो 5वां सवाल देखो क्या कहता है, करे एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो सबसे पहले हम एक बर्तन बना लेते हैं जो कि उल्टे शंकु के आकार का है। तो इस तरीके से हमने एक बर्तन देखो बनाना स्टार्ट कर दिया। ये एक शंकु के आकार का है भाई, ठीक। आगे क्या कहा है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यानी इसकी ये ऊंचाई ये हो गई, ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो ये है 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी। फिर क्या कहा है, और इसके ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है, सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी ये दूरी जो है हमें दे दिए हैं यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर, ठीक। फिर कहा है ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी ये लबालब पानी से भरा। फिर कहा जब बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, यानी यहाँ पर इसमें शीशे की कांच की कुछ गोलियां ये डाली गई हैं, ठीक। कितनी डाली गई हैं पता नहीं, वो संख्या पता करना है। जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाली जाती है, तो गोलियों की संख्या, अच्छा, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये भी सवाल अच्छा सवाल है। तो इसमें हल करने के लिए हम पहले क्या करें, शंकु के लिए लिख लेते हैं, है ना। शंकु के लिए, शंकु के लिए देखो एक बर्तन जिसमें शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हमें दे रखे हैं। शंकु की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या भी दे रखे हैं। शंकु की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को ऊंचाई को देखो h से लिख लेते हैं, त्रिज्या को कैपिटल R से लिखे ले रहे हैं, 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो शंकु का आयतन कितना होगा, शंकु का आयतन का सूत्र लगा दो, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई R स्क्वायर HK, ठीक। तो 1/3 इंटू
पाई का मान रख दो 22/7, कुछ कहा नहीं है तो ठीक, इंटू आर कितना है 5 है, तो 5 गुणा 5 इंटू एच 8 है, तो इंटू 8 करें। अब क्या करें, देखो कोई कटने वाली चीज़ है नहीं, तो इन सब का गुणा करा देते हैं। तो जब हम गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर आ जाएगा ये ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का होगा, तो ये आ जाएगा 4400 और बटे नीचे नीचे का आ गया, तो ये 7 का 21 हो जाएगा। ठीक, गुणा हमने करा दिया, इतना आ गया। अब ये आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखो, अब यहाँ जब ये गोलियां डाली जा रही हैं सवाल में, देखो करे ये ऊपर से पानी तक भरा है, ठीक। अब जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डालें जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, 1/4 ये भाग। देखो तो बाहर निकला पानी कितना निकलेगा ये निकाल लेते हैं। तो अब देखो, अब बाहर निकला पानी का आयतन क्या होगा, शंकु के आयतन का 1/4 भाग होगा, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा शंकु का आयतन कितना है 1/4 भाग, तो 1/4 गुणा शंकु का आयतन दे रखे हैं हमें 4400/21, ठीक। तो 4 एकम 4, ये आ गया 1100 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया। अब हम क्या करें, एक गोले का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है, इसके लिए भी लिख लेते हैं। अब देखो गोले के लिए, अब गोले के लिए क्या है, हमें कह रहा है जिसमें से एक गोलियां हैं जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। गोले की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या बराबर हमें कितने देर का 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो एक गोले का आयतन निकाल लेते हैं। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये सूत्र होता है। तो अब हम क्या करें, इसी में रख देते हैं मान, तो 4/3 पाई का मान 22/7 रख देंगे, इंटू आर क्यूब का मतलब है 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। अब जब हम इन सब का गुणा कराएंगे, तो जब ये गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा केवल 11/21, कैलकुलेटर से हमने कराया तुरंत, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। सब क्या, इसका भी निकल आया, इसका भी निकल आया। अब फाइनली हमसे पूछा क्या है सवाल में, हमसे कहा है कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, गोलियों की संख्या पूछी है। तो देखो गोलियों की संख्या बराबर कैसे निकलेगी, निकाल लेते हैं। गोलियों की, तो देखो ये सूत्र बनेगा, यानी बाहर निकले पानी का आयतन बटे एक गोली का आयतन। तो अब देखो यहाँ से तो पानी बाहर निकला उसका आयतन कितना है 1100 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो ये आ जाएगा 1100/21, 21 तो लिखा नहीं, 21 है बटे 21, और ये इसका एक गोले का आयतन देखो निकल कर ये आया है, ये 11/21 घन सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 11/21 घन सेंटीमीटर। तो अब देखो जब भी संख्या 4 बटे में, तो 30 से दूसरी और चौथी कटती है, पहली और तीसरी कटी, यानी इनका ऊपर नीचे गुणा बटे बीच बीच का गुणा होता है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ से हम ये करा देते हैं 1100 इंटू नीचे वाले का यानी 21/21 गुणा 11, ऐसे समझ लो। तो 11 से 11 कटा, 11 से 11 कटा, 11 कम 11, तो ये 0 बचे, 21 से 21 पूरा कट गया, तो ये बराबर कितना आ गया 100।
और यही गोलियों की संख्या हो गई 100। आशा है सवाल समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ सवाल है जो अगला, वो कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ आयतन है तो वर्ग की बजाय घन सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए कि ऊपरी मापन आंतरिक मापन है, जबकि पाई बराबर 3.4 लीजिए। तो चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहला काम है तो सबसे पहले एक हम चित्र बना लेते हैं। ये चित्र बना, गर्दन इसकी बना देते हैं बेलनाकार है ये। ठीक, इनका जब गुणा कराया तो ये आया 964.17 और बटे में 3 है। जब 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 321.39। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना आ गया। अब पूरे पात्र का आयतन कितना होगा जोड़ देते हैं। तो ये होगा बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। तो ये बेलन का आया 25.12 प्लस इसका आया है 321.39। तो ये आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये एक बच्चे ने किया है, बच्चे ने कितना निकाला 345, तो लगभग उसी के निकटतम है। तो हम कह सकते हैं अतः बच्चे का उत्तर सही है। ठीक है, तो हमने लिख दिया था बच्चे का उत्तर सही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के अगला अनसॉल्व पेपर लेकर आएंगे जल्दी ही। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।